हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे आफत में कश्मीरी पंडितों की जान। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वायरल हुए फोन नंबर, सरहद पार से मिल रही धमकियां। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे मंदिरों में हाई अलर्ट घोषित। जम्मू में पीएम मोदी की रैली से पहले कड़ी की गई है सुरक्षा, एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही साथ बताएंगे जयशंकर जी को देखते ही खुद चाइना के विदेश मंत्री दूर से ही इशारा करते हुए कहा कि रुक जाइए जयशंकर जी, और फिर एकदम से जयशंकर जी के पास चलते हुए है दोस्तों, जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में वायरल हो गई। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर आखिर बंगाल में अब क्या है ये नया बवाल। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल के कुछ लोगों के आधार कार्ड को निरस्त किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है। बताएंगे दोस्तों क्या तर्क दिया ममता बनर्जी ने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां क्या राहुल गांधी आज होंगे गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बस बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि अपनी सेना भारत की सेना वर्ल्ड की नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में हमेशा की तरह जय हिंद जरूर कहिएगा। चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां आफत में कश्मीरी पंडितों की जान। पीएम मोदी के दौरे से पहले वायरल हुए फोन नंबर, सरहद पार से मिल रही धमकियां। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित समूहों से धमकियां मिली हैं। कई कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इनमें से कई को पाकिस्तानी फोन नंबरों से जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। धमकियों, पोस्टरों और कर्मचारियों के विवरण को कश्मीरी पंडित कार्यकर्ता और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिकू की ओर से सामने लाया गया है। उन्होंने आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ को चुनौती देते हुए दावा किया है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ सरकार भी खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। संजय टिकू ने बताया कि पहले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के विवरण के साथ एक धमकी भरा पोस्टर प्रसारित किया जाता है, फिर कश्मीर छोड़ने की धमकी के साथ सीधे मोबाइल पर एक वॉइस नोट भेजा जाता है। और भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां दावा कर रही है कि ये सब कुछ नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। गौरतलब है कि 7 फरवरी को श्रीनगर में प्रवासी मजदूरों पर हमले के बाद धमकी भरे पोस्टर सामने आए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर सरकार के कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को कश्मीर छोड़ने या मौत का सामना करने के लिए कहा गया था। बहरहाल दोस्तों, इस पर मोदी सरकार क्या बड़ा फैसला लेगी, क्या कदम उठाएगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें, कश्मीर से खबर है जहां पीएम नरेंद्र मोदी जी के जम्मू में रैली से पहले मंदिरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, साथ में एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी हाँ, आज यानी मंगलवार को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक रैली होने को है। अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कार्यक्रम स्थल तक उपस्थित लोगों को लाने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए 48 स्थानों की पहचान की है। जम्मू में मुख्यालय केंद्रीय पुलिस सुरक्षा ने रैली में भाग लेने की उम्मीद वाली आम जनता के लिए एक व्यापक सलाह भी जारी किया है। एडवाइजरी स्पष्ट रूप से उपस्थित लोगों को बैग, टिफिन बॉक्स, कैमरा, हथियार, गोला बारूद, तेज धार वाली वस्तुएं, सिगरेट, लाइटर, छाते, आपत्तिजनक झंडे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसी अन्य वस्तुएं ले जाने से रोकती है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं, जहाँ बहुत बड़ी और भारत के लिए पॉजिटिव खबर। जयशंकर को देख खुद बात करने आए चीनी विदेश मंत्री। पूरी दुनिया में हो रही इस छोटी सी मुलाकात की भयंकर चर्चा। जी हाँ, जर्मनी के म्यूनिख में 60वां सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है। सम्मेलन में कई देशों के नेता शिरकत कर रहे हैं। भारत से विदेश मंत्री जयशंकर जी भी जर्मनी पहुंचे हैं। सम्मेलन के दौरान जयशंकर को देख चीन के विदेश मंत्री वांग यी खुद उनके पास चलकर आए। दोनों नेताओं ने सम्मेलन से इतर कुछ मिनट की अलग मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात को लेकर अब चर्चा तेज हो गया है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर मुलाकात की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के वीडियो फुटेज में जयशंकर जी और वांग को इस कार्यक्रम से इतर कुछ देर की बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में क्लियर दिख रहा है दोस्तों कि चीन के विदेश मंत्री किसी मंत्री से बात कर रहे हैं, और अचानक जैसी उनकी नजर जयशंकर जी पर पड़ती है कि वो मंत्री को बाय बोलकर सीधा जयशंकर जी को कहते हैं, हाथ का इशारा दिखाते हुए कि रुकिए, और सीधा वो भागते हुए उतर के स्टेज से जयशंकर जी के पास जाकर डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है भारत की शान, भारत की मजबूत विदेश नीति का फल। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर आप भी जयशंकर जी का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं उनके जैसा विदेश मंत्री आज तक हुआ था ना होगा, तो कमेंट में लॉन्ग लिव जयशंकर जी का नाम मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां लाहौर के अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर बलाज टीपू की गोली मारकर हत्या, हमलावर को भी गोलियों से भुना गया। जी हां, लाहौर के अंडरवर्ल्ड और माल परिवहन नेटवर्क के मालिक अमीर बलाज टीपू की 18 फरवरी को अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमीर बलाज एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। इसी दौरान हमलावर ने बलाज समेत 3 लोगों पर गोलियां चला दी। पाकिस्तान के प्रमुख समाचार डॉन के मुताबिक लाहौर का अंडरवर्ल्ड और माल परिवहन नेटवर्क का मालिक अमीर बलाज रविवार को चुंग इलाके में एक शादी समारोह में शिरकत करने गया था। अगली खबर आपको बता दें, जहां चीन समर्थक राष्ट्रपति मुर्मू पर महाभियोग चलाने की तैयारी। मालदीव के मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, मालदीव में विपक्षी दल चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्मू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। इसको लेकर देश के इस्लामिक मामलों के मंत्री मोहम्मद शहीम अली सईद ने कहा कि उनकी सरकार विपक्ष को ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। सईद ने विपक्ष पर चुनी हुई सरकार को अवैध रूप से गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मुर्मू और सईद ने रविवार को आबादी के लिहाज से मालदीव के दूसरे सबसे बड़े शहरी क्षेत्र बोले तो अड्डू का दौरा किया। मीडिया
रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सईद ने आरोप लगाया कि मुइज्जू सरकार को देश के भीतर और बाहर से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ लगातार गलत सूचनाएं और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जवाबदेह ठहराना विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के लिए बाधाएं पैदा करना और उसे गिराने की कोशिश करना अनुचित है। विपक्ष के ऐसे प्रयासों से देश के लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कर्ज ने कचूमर निकाला, दिवालिया होने से बचा लो। चीन तुर्की से भीख मांग रहा मालदीव। जी हां, मालदीव की माली हालत भले ही खस्ता हो मगर अभी वो दिवालिया नहीं हुआ है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मालदीव के दिवालिया होने का दावा किया गया था, हालांकि अभी तक मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। भारत से खार खाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन और तुर्की के आगे हाथ फैलाया है। मालदीव पर 4.038 बिलियन डॉलर का बाहरी कर्ज है। देश का घरेलू कर्ज भी इसी आंकड़े के करीब पहुंचने वाला है। मालदीव की सालाना आय करीब 5.6 बिलियन डॉलर है, यानी मालदीव बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। चीन और इस्लामिक देशों से मदद मांग रहे मुइज्जू को किसी ने घास तक नहीं डाली है। जी हाँ, तो वही हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अभी वेट एंड वॉच के मूड में है। जी हाँ दोस्तों, मुइज्जू की बार बार गुहार से चीन का दिल नहीं पसीज रहा। बीजिंग से तमाम संकेत मिल रहे हैं कि मालदीव को कोई सहारा नहीं मिलने वाला। चीन के जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 3 को 8 फरवरी को माले बंदरगाह पहुंचना था, वो अब तक नहीं पहुंचा है। मुइज्जू ने बीजिंग यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ज्यादा संख्या में चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजने को कहा था। वो पुकार भी ज्यादातर अनसुनी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मालदीव में चीन के बढ़ते दखल से टेंशन में है। अमेरिका समुद्री सुरक्षा को लेकर किया सबसे बड़ा ऐलान। जी हाँ, मालदीव की चीन के साथ बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका को चिंता में लाकर खड़ा कर दिया। इस मामले के मद्देनजर ही पिछले दिनों मालदीव के दौरे पर पहुंचे अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने मालदीव की सेना के लिए 4 गश्ती समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब चीन एक जासूसी केंद्र मालदीव के एक द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको बता दें मुइज्जू के चीन प्रेम के बावजूद भारत ने दिखाया सबसे बड़ा दिल। मालदीव में भारतीय परियोजनाओं ने पकड़ी है रफ्तार। जी हाँ, वो भी ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मालदीव को वित्तीय सहायता जारी रखी हुई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने मार्च में समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में मालदीव में परियोजनाओं के लिए करीब 7 अरब रुपए की राशि आवंटित की है। ये 4 अरब रुपए की बजटीय राशि से लगभग दुगनी रकम है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बताते हैं जहां अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर चीनी गांवों के मुकाबले भारत की भी है। जमकर तैयारियां तेज। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास चीन ने गतिविधियां बढ़ा दी है। भारत भी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा विकसित करने पर काफी ध्यान दे रहा है। विकास परियोजनाओं में बड़ा निवेश किया जा रहा है। चीन भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानते हुए इस पर अपना दावा करता रहा है। हालिया वर्षों में उसने सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। चीन की बढ़ती सक्रियता से चिंतित भारत सरकार ने भी अब बड़े पैमाने पर इससे निपटने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत सीमा से सटे इलाकों में बसे दुर्गम गांवों तक सड़कों का जाल बिछाना, मॉडल गांव विकसित करना और इलाके में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू करना शामिल है। केंद्र सरकार के मुताबिक इन परियोजनाओं का एक मकसद इलाके में पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी है, ताकि स्थानीय युवक चीनी सेना के झांसे में न पड़े। इसके साथ ही कनेक्टिविटी बेहतर होना सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। इससे जरूरत पड़ने पर सेना और सैन्य साजो सामान बहुत कम समय में मोर्चे तक पहुंचाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, नवाज शरीफ ने दिया था पीएम बनने का ऑफर, मैं नहीं ठुकराया। जी हाँ, बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री पद पर घमासान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के बाद गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ जारी है। गठबंधन फाइनल करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बीच पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्होंने हर 2 साल में एक रोटेशनल पीएम के फार्मूले को खारिज कर दिया है। ये फार्मूला उनको नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की ओर से दिया गया था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विदेश मंत्री और ट्रिपल पी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने रविवार को सिंध के थट्टा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएमएलएन वालों ने मुझसे कहा था कि 3 साल के लिए हमें प्रधानमंत्री बनने दीजिए और फिर 2 साल के लिए आप पीएम पद ले लीजिएगा। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कह दिया कि मैं इस तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ऐसा तब होगा जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान की जनता मुझे चुनेगी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, चुनाव जीतने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सुन्नू इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। इमरान की पार्टी का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, 8 फरवरी को पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है। सुन्नी इत्तेहाद परिषद मुस्लिम बहुल देश में इस्लामी राजनीतिक और धार्मिक दलों का गठबंधन है जो सुन्नी अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां भारत के समंदर में लगा महाशक्तियों का जमावड़ा, देखकर फूल जाएगी दादागिरी करने वाले चीन की सांस। बता दें, भारतीय नौसेना 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापत्तनम में मिलन 24 नौसैनिक अभ्यास कर रही है। इसमें 50 देशों की नौसेनाएं शामिल होने की संभावना है। पहली बार भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि ये दोनों ही विमान वाहक युद्धपोत पहली बार एक साथ
ऑपरेट करेंगे। नौसेना लगातार समुद्री लुटेरों के खिलाफ मुहिम चला रही है, कार्गो जहाजों को बचा रही है। भारतीय नौसेना हर देश के जहाजों को सोमालियाई समुद्री लुटेरों से बचा रही है। अरब सागर में कई युद्धपोत P-8I जासूसी विमान, MQ-9 ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात कर रखा है। जी हाँ, बता दें मिरेन 24 हर 2 साल में होने वाला सैन्य युद्धाभ्यास है जो 1995 में केवल 4 देशों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समंदर में भारत की ताकत बढ़ती गई, दुनिया में भारत के सहयोगी भी बढ़ते गए और इस युद्धाभ्यास का आकार भी बढ़ता चला गया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में समुद्र में इन महाशक्तियों का जमावड़ा देख चीन की सांस फूलनी तो तय है। जी हाँ, समय इंडियन नेवी को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दे, चीन सीमा पर गंवा दिया अहम कस्बा। तो म्यांमार की जुंटा सरकार ने अपने 3 ब्रिगेडियरों को दे दी मौत की सजा। जी हाँ, म्यांमार की जुंटा सरकार ने अपने 3 ब्रिगेडियर जनरलों को मौत की सजा सुनाई है। इन ब्रिगेडियरों ने पिछले महीने चीनी सीमा पर एक अहम रणनीतिक शहर विद्रोही गुटों के हाथों गंवा दिया था। इसके बाद इन तीनों ने सैकड़ों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इस मामले में म्यांमार के जुंटा ने 3 ब्रिगेडियर जनरलों को मौत की सजा सुनाई है। AFP ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से ये जानकारी दी है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर अल-अक़सा मस्जिद में नहीं घुसने देंगे, रमजान के महीने में नो एंट्री, नेतन्याहू ने मान ली बेन गुविर की क्या मांग। बता दें, इजराइल सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिद अल-अक़सा में फलस्तीनियों की एंट्री को सीमित करने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक PM बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को सुदूर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर का पक्ष लेते हुए इस फैसले पर सहमति जताई है। हाल ही में इजराइल के दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रमजान के महीने में 70 साल से कम उम्र वाले फलस्तीनियों को मस्जिद अल-अक़सा में घुसने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका से जिस MQ-9 ड्रोन को खरीद रहा अपना भारत, हूथियों ने मार गिराने का किया है दावा। बाइडेन को लगा तगड़ा बड़ा झटका। जी हाँ, गाजा में युद्ध के बीच यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में हमले कर रहे हैं। हूतियों ने कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है जो इजराइल या अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने गठबंधन बनाया है और अब तक कई हमलों को विफल किया है। यही नहीं, अमेरिका ने युद्धपोत और फाइटर जेट की मदद से यमन में हूतियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस बीच ताजा हमले में हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। भारत भी MQ-9 श्रेणी के किलर ड्रोन को $4 अरब में 31 की संख्या में अमेरिका से खरीद रहा है। अदन की खाड़ी के पास हुई इस घटना के बाद अब अमेरिकी ड्रोन की क्षमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर किसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने की दे डाली धमकी, कहा 1971 वाला हाल करेंगे तुम्हारा पाकिस्तान। जी हाँ, बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बड़ी करवाहट की एक बार खबर सामने आई है। अफगानिस्तान ने धमकाते हुए कहा कि नहीं सुधरे तो पाकिस्तान का 1971 वाला हाल करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिक जई ने कहा है कि पाकिस्तान विभाजन का एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिक जई ने कहा कि पाकिस्तान नकली डूरंड लाइन रेखा को मान्यता देता है, हम इस रेखा को कोई मान्यता नहीं देते, इस रेखा के उस पार भी अफगानिस्तान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के कुछ हलकों पर शुरू से अफगानिस्तान का दावा करता आ रहा है, लेकिन यह विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान ने जब से अफगानिस्तान के शरणार्थियों को वापस भेजना शुरू किया है, तनाव बढ़ता ही चला गया। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर शी जिनपिंग बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा, सेना को बना रहा मॉडर्न, क्या है चीनी ड्रैगन का प्लान। आपको बता दें, चीन की सरकार लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन की परमाणु नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दबाव से निपटने के लिए विश्व स्तरीय सेना बनाने की कोशिश में है। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण खास तौर से उसके परमाणु विस्तार और वैश्विक विस्तारवादी नीति का हिस्सा है। जी हाँ, इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक परमाणु शक्ति बनने के बाद चीन केवल भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों तक ही सीमित था। उसके पास बहुत कम हवाई और समुद्री परमाणु थे, लेकिन आज की बात करें दोस्तों तो काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है और लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और सेना को मॉडर्न करने में लगा हुआ है। नेक्स्ट खबर बता दें, अलेक्सी नावल्नी की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पुतिन ने मेरे पति की हत्या। जी हाँ, रशिया में विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी की मौत के लिए उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक नावल्नी की पत्नी ने कहा कि पुतिन ने उनके पति की हत्या करवाई है। तो वहीं क्रेमलिन का कहना है कि रूसी विपक्षी नेता की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच चल रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जांच जारी है। इस मामले को लेकर सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जांच के नतीजे जारी नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट जारी, भारत की रैंकिंग कर देगी आपको हैरान। जी हाँ, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट लिस्ट निकलकर सामने आई है, जहां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी हो चुका है, जिसमें फ्रांस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। फ्रांस के पासपोर्ट धारी 194 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। किसी भी देश के पासपोर्ट की मजबूती से पता चलता है कि वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर विश्व में कितना प्रभावशाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत ने इस साल पिछले साल से खराब प्रदर्शन किया है और भारतीय पासपोर्ट एक स्थान नीचे फिसलकर
85वें स्थान पर आ गया है। किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, हेनले इंडेक्स में इसका निर्धारण वीजा फ्री एक्सेस से किया जाता है, यानी जिस देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सबसे अधिक देशों में बिना वीजा यात्रा की जा सकती है वो पासपोर्ट सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस सबसे टॉप पर है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, फिर इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन शीर्ष स्थान पर बैठे हैं। बाकी आप दोस्तों लिस्ट स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अगली खबर की बात करें जहां पर रावलपिंडी कमिश्नर के खुलासे से पाकिस्तान में मच गया हड़कंप, 13 हारे हुए कैंडिडेट्स को जबरन जिताया गया। जी हां दोस्तों, ये खुलासा होते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इस्तीफा, गिरफ्तारी और ट्विटर बैन क्या होने वाला है, कुछ बड़ा आपको बता दें। पाकिस्तान के चुनाव में धांधली के कई मामले अब तक सामने आए हैं। रावलपिंडी चुनाव आयुक्त के खुलासे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक पड़ोसी देश में रविवार देर रात सही 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंटरनेट धीमा चलने के कारण वहां लोग किसी भी ऑनलाइन सुविधा का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। दुनिया भर में इंटरनेट मॉनिटर करने वाली संस्था नेट ब्लॉक्स ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर बता दें, नुपुर शर्मा को इस विदेशी नेता ने बता दिया बहादुर, भारत आकर मिलने की जता दी इच्छा। जी हाँ, नुपुर शर्मा का नाम एक बार फिर चर्चा में। इस बार नीदरलैंड के दक्षिणपंथी नेता गिर्ट वाइल्डर्स ने शर्मा से मिलने की इच्छा जताई है, साथ ही उन्हें बहादुर करार दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वाइल्डर्स ने शर्मा की तारीफ की हो। विवादित बयान को लेकर भारत में हुए तनाव के बाद भी वाइल्डर्स ने शर्मा का बचाव किया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल नुपुर शर्मा को जिस प्रकार से पार्टी से बर्खास्त किया गया था दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी? क्या वापस से नुपुर शर्मा को पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहिए कि नहीं? देखते हैं इस पर भारत की जनता की क्या राय है। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां सरकार से नहीं बनी बात, अब 21 फरवरी को दिल्ली कूच, किसानों ने बताया आगे का प्लान। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच सोमवार को शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी की है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का फार्मूला तय करें। सरकार के इस प्रस्ताव से किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। डल्लेवाल ने कहा कि हमने तय किया है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया है उसमें किसी तरह की स्पष्टता नहीं है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसका नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर आ नहीं रहा। हमारी सरकार 1.75 लाख करोड़ रुपए का ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल बाहर से खरीदती है, लेकिन अगर इतनी धनराशि खेती के लिए, तिलहन के लिए तय की जाती तो किसानों को इससे बहुत फायदा मिलता। तो वहीं दोस्तों किसान नेता पढ़ेर का कहना है कि हम 21 फरवरी को दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। सरकार से आगे फिलहाल कोई मीटिंग नहीं होगी, लेकिन हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें, अब हरियाणा में भाजपा के दफ्तरों को भी घेरने का है इनका प्लान है। जी हाँ, बुधवार को हरियाणा में भाजपा कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, खुद पर भरोसा है तो अमेठी से लड़ लो चुनाव, गढ़ से बेदखल राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का चैलेंज। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। एनडीटीवी से बातचीत में ईरानी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी को खुद पर भरोसा है तो अमेठी से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि 2019 में उन्होंने अपने अमेठी छोड़ दिया और आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। अगर उन्हें खुद पर भरोसा है तो वायनाड ना जाकर अमेठी से लड़कर दिखाना चाहिए। बीजेपी लीडर का यह बयान ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। तो वहीं ईरानी भी अपने संसदीय क्षेत्र के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी है, न्याय यात्रा पर लगेगा ब्रेक। जी हाँ, राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मंगलवार आज के दिन कुछ घंटों के लिए इस यात्रा पर विराम लगने जा रहा है। इसकी वजह है कि राहुल गांधी को 2018 के एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि मंगलवार सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ देर के लिए थम जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी को मानहानि के लिए एक मामले में सुल्तानपुर की स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर बता दें, आखिर अब बंगाल में कैसा है ये नया बवाल आधार कार्ड को लेकर, जहां पर पीएम को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी ने मांगा जवाब, कहा आधार कार्ड क्यों हो रहे हैं फेल। जी हाँ, आधार कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। पिछले दिनों कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों के आधार को निष्क्रिय करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश की बात कह रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र उनके राज्य के लोगों के आधार कार्डों को निष्क्रिय कर रहा है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इसके पीछे का कारण जानना चाहा। उन्होंने पीएम से पूछा कि अचानक अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड अंधाधुंध निष्क्रिय क्यों हो रहे हैं। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने पीएम से पूछा, मैं आपसे ऐसे कदम का कारण जानना चाहूंगी, क्या ये सिर्फ पात्र लाभार्थियों को वंचित करने के लिए है या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर लोगों के बीच दहशत की स्थिति पैदा करने के लिए है। दोस्तों आपको बता दें कि आधार मुद्दे को लेकर टीएमसी बीजेपी को शुरू से ही घेरती नजर आई है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार सुबह दिल्ली में इस पर बैठक की। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद थे। इस मौके पर बंगाल संसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु के अलावा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार भी मौजूद रहे। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां संदेश खाली जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी नेता का सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में आने वाला संदेश खाली गांव इन दिनों
चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस आरोप के बाद से जहां शाहजहां फरार है तो वहीं इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को महिला आयोग की टीम ने संदेश खाली का दौरा कर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। अब कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी भी जल्द ही संदेश खाली का दौरा कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है। जी हां दोस्तों, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर 24 परगना जिले का दौरा कर संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि बंगाल में इस बार वाकई में बहुत बड़ा खेला होने वाला है दोस्तों। ऐसे में कौन कौन चाहता है कि बंगाल से जंगल राज खत्म होना चाहिए, बंगाल में गुंडा राज खत्म होना चाहिए और बदलाव बेहद जरूरी है, वो कमेंट में लिखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ बंगाल में किसकी सरकार बननी चाहिए दोस्तों आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव के बाद, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या चाहती है भारत की जनता। साथ ही साथ आपको इतना ही नहीं, ये भी बता दें कि संदेश खाली में थाने के बाहर भारी प्रदर्शन, जिसमें महिलाओं ने खास तौर पर यह प्रदर्शन किया है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की इन्होंने मांग की है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, राहुल गांधी की यात्रा के बीच ही सपा की आ गई एक और लिस्ट। यूपी में कांग्रेस की टेंशन क्यों बढ़ा रहे अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस और सपा में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई बात फाइनल नहीं हुई है। राहुल गांधी जहां यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं। सोमवार को अखिलेश यादव ने 11 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम और घोषित कर दिए हैं। उससे पहले 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, जिसमें डिंपल यादव, अक्षय और धर्मेंद्र यादव के नाम शामिल थे। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है, लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा सपा मुखिया अखिलेश यादव न्याय यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं। सोमवार को एक बयान के अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जब तक यूपी में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन जाती तब तक वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये थे भी कि सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।